डियर स्टूडेंट्स, मैं कोमल आप सभी का बालाजी इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ एंड आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। इसी के साथ जैसा कि आपको सबको पता है, हम पशुपालन स्टार्ट करने वाले हैं आज। पशुपालन स्टार्ट करने से पहले देखो हम थोड़ा इसका महत्व देख लेते हैं, इसका क्या महत्व है। जैसे हम बात करें, हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की 60 से 70% जनसंख्या कृषि पे निर्भर करती है। और इंडिया लेवल की बात करें तो हमारी इंडिया की टोटल जीडीपी में कृषि का 19.9% योगदान है, जो पहले 17.5 था और अभी बढ़कर 19.9 हो गया है। और उसका बात करें 19.9% की 1/4 पार्ट होता है एनिमल हस्बेंड्री से मिलता है। ये तो हो गई हमारे नेशनल लेवल की बात। फिर हम करते हैं दैनिक लाइफ की बात। तो नॉर्मल लाइफ में आप सभी जानते हैं कि पशुओं का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। दैनिक रूटीन में पशुओं से संबंधित सब उत्पाद को हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। और जैसे आप सभी जानते हैं, हमारी तो सुबह भी चाय दूध के साथ ही होती है ना, नॉर्मल बात है ये। इसके बाद हम शुरू करते हैं। हम हमारी क्लास की शुरुआत मोटिवेशनल कोड के साथ करेंगे, जो आपको ऊर्जा प्रदान करेगा और आप में ऊर्जा बनाए रखेगा। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग कोशिश करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। इसी के साथ हम हमारे सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। पशुपालन पढ़ने से पहले हम एक बार इसकी थोड़ी परिभाषा देख लेते हैं। पशुपालन होता क्या है? पशुपालन फ्रेंड्स कृषि विज्ञान की ही एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम पशुओं के आवास, भोजन, प्रजनन एवं स्वास्थ्य का अध्ययन करते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। पशुपालन विज्ञान कृषि विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य एवं प्रजनन का अध्ययन करते हैं। पशुपालन विज्ञान कृषि विज्ञान की ही एक शाखा है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य एवं प्रजनन का अध्ययन करते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पशुपालन में स्टार्ट करने से सबसे पहले हम क्या इसकी शब्दावली के बारे में जान लेते हैं। जो भी टर्मिनोलॉजीज हम इसमें यूज़ करेंगे, वो सारी टर्मिनोलॉजीज होती क्या है, इनका अर्थ आपको पहले जानना जरूरी है। तो हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी टर्मिनोलॉजी होगी कलिंग। कलिंग क्या होता है फ्रेंड? इसमें क्या होता है कि जो अवांछित गुणों वाले या बीमार पशु होते हैं, उनको हम स्वस्थ पशुओं से अलग कर देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कलिंग। जो अवांछित गुणों वाले या बीमार पशु होते हैं, उनको स्वस्थ पशुओं से अलग करना ही क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। अवांछित गुणों वाले या बीमार पशुओं को
अवांछित गुणों वाले या बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग करना। अवांछित गुणों वाले मतलब क्या होता है? अवांछित गुण मतलब जैसे हमने डेयरी पर्पस के लिए पशु रखे हुए हैं, तो उनका अगर दूध उत्पादन कम हो रहा है या कोई बीमार पशु है तो ऐसे पशुओं को हम अलग कर देते हैं। और जो जनरल हम डेयरी की बात करें तो उसमें क्या होता है कि प्रतिवर्ष हमें 20% जो पशु होते हैं उनको बदल देना चाहिए। इसमें ये डेफिनेशन हो गई, उसके बाद नोट करके लिख लेना। डेयरी फार्म पर प्रतिवर्ष 20% पशुओं को बदल देना चाहिए। यानी कि जो पशु अनप्रोडक्टिव हो चुके हैं, जो अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं, बीमार हैं, उन सबको हटा देना चाहिए। लगभग 20% पशु प्रतिवर्ष हटा दिए जाते हैं ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगली टर्म हमारी है फ्रेंड्स ग्रूमिंग। ग्रूमिंग क्या होता है कि पशुओं की त्वचा या बालों को ब्रश की सहायता से साफ करना ही क्या कहलाता है? ग्रूमिंग कहलाता है। पशुओं की त्वचा, लिख लीजिए इसमें, पशुओं की त्वचा या बालों को ब्रश की सहायता से साफ करना ग्रूमिंग कहलाता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं खुरहरा। खुरहरा भी बोलते हैं ग्रूमिंग को, है ना। ग्रूमिंग भी लिखा हुआ मिल सकता है और खुरहरा तो हिंदी में कहते ही है ना। पशु की त्वचा या बालों को ब्रश की सहायता से साफ करना ग्रूमिंग कहलाता है। जैसे आपको डेफिनेशन से पता चल रहा है, इसका पर्पस क्या होता है कि पशुओं के शरीर को साफ करना, और इसके साथ ही क्या होता है, उसको खुरहरा करने से पशु के शरीर का जो रक्त संचार होता है वो अच्छा होता है ना। तो इसका मेन यही पर्पस है। एक तो पशु की त्वचा वगैरह साफ हो जाते हैं, बाल, और रक्त संचरण अच्छा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोल्ड। फोल्ड क्या होता है फ्रेंड्स? ये जो जन्म से ही बिना सींग का बच्चा पैदा होता है उसे हम क्या कहते हैं? फोल्ड। जन्म से ही बिना सींग का बच्चा पैदा होना क्या कहलाता है? फोल्ड। उस बच्चे को हम फोल्ड कहेंगे, है ना। जन्म से ही की डेफिनेशन नोट कीजिए। जन्म से ही बिना सींग वाला बच्चा पैदा होना तो जन्म से ही बिना सींग वाला बच्चा पैदा होता है उसको हम क्या कहते हैं? फोल्ड कहते हैं ना। नेक्स्ट देखो, लेक्टोजेनेसिस। लेक्टोजेनेसिस क्या होता है फ्रेंड्स? जो मादा होती है उसके अंदर दूध का स्त्रावण प्रारंभ होना। जब दूध का स्त्रावण प्रारंभ होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? लेक्टोजेनेसिस। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। मादा पशुओं में दूध स्त्रावण का प्रारंभ होना मादा पशुओं में दूध स्त्रावण का प्रारंभ होना ही क्या कहलाता है? लेक्टोजेनेसिस। और एक आप सभी को पता होगा, नहीं
अपने मिल्क लेट डाउन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आप कमेंट कीजिएगा इसका, है ना, कि जिसको आता है वो आंसर दीजिएगा। मिल्क लेट डाउन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है और दूध को रोकने के लिए भी कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, आप इसमें कमेंट में लिखिएगा इस चीज़ को, है ना, कमेंट में आंसर दीजिए। आगे बात करते हैं हम चुनाव या वरण करना। चुनाव या वरण क्या होता है? झुंड में से अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्तम पशुओं का चयन करना ही क्या कहलाता है? चुनाव या वरण, या सिलेक्शन बोलते हैं जिसको अपन इंग्लिश, है ना, सिलेक्शन। सिलेक्शन। किसी को आंसर नहीं आ रहा है क्या इसका? मिल्क लेट डाउन के लिए आंसर कौन सा हार्मोन? चलो आप आंसर दीजिए, ये डेफिनेशन आगे की पढ़ते हैं हम। चुनाव या वरण। चुनाव या वरण क्या होता है? किसी झुंड में से, पशुओं का झुंड होता है उसमें से ना, किसी झुंड में से उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी झुंड में से उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्तम पशुओं का चयन करना। किसी झुंड में से अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्तम पशुओं का चयन करना ही क्या कहलाता है? चुनाव या वरण कहलाता है। जैसे उद्देश्य की प्राप्ति, यानी जैसे हम डेयरी के लिए पशु पाल रहे हैं तो अच्छे जो दूध वाले पशु होंगे उनको हम सेलेक्ट करेंगे, है ना। आंसर आया है धीरज कंवर, ऑक्सीटोसिन। मुकेश, ऑक्सीटोसिन। चलो शाबाश, सही आंसर दिया आप लोगों ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं कास्टिंग की। कास्टिंग क्या होता है? जैसे आपको इसमें चित्र में भी दिखाया गया है, इसको गाय को गिराया हुआ है। कास्टिंग क्या होता है कि हम पशुओं को दवाई देने के लिए या इंजेक्शन लगाने के लिए या फिर उनमें डीहॉर्निंग करने के लिए उनको जमीन के बाईं ओर गिराते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जमीन के बाईं ओर गिराना क्या कहलाता है? कास्टिंग। डेफिनेशन लिखे इसकी। पशुओं को दवाई देने या इंजेक्शन लगाने या सींग रोदन के लिए, सींग रोदन है ना, डीहॉर्निंग, सींग रोदन के लिए जमीन पर बाएं ओर गिराना। क्या करते हैं इसमें? पशुओं को दवाई देने, इंजेक्शन लगाने या सींग रोदन के लिए जमीन के बाईं ओर, जैसे इस काऊ को गिरा रखा है, जमीन के बाईं ओर गिराना ही क्या कहलाता है? कास्टिंग कहलाता है। इसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है ना, इसमें जमीन पे बाईं ओर गिराते हैं ना, इस चीज को ध्यान में रखना। आप कौन सी साइड में गिराते हैं? तो बाईं ओर गिराया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैचिंग। हैचिंग पोल्ट्री से संबंधित टर्म है। इसमें क्या होता है, जो अंडे से जब चूजा बाहर आता है उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? हैचिंग। अंडे से चूजे या बच्चे का बाहर आना क्या कहलाता है? हैचिंग। की लिखे डेफिनेशन। अंडे से चूजे या बच्चे का बाहर आना, जैसे आपको पिक में दिख रहा है ना, अंडे से चूजे या बच्चे का बाहर आना कहलाता है।
अंडे से चूजे का बाहर आना हैचिंग कहलाता है। उसके बाद अब आप ये एक चीज़ बताइए, हैचिंग का पीरियड कितना होता है मुर्गियों में, ये बताइए, आप आंसर कीजिए। हैचिंग कितने दिन की होती है, पता है किसी को? चलो इसका आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारी टर्म है निक्रस्टन। निक्रस्टन क्या होता है कि हमने एक टर्म पढ़ी थी सिलेक्शन या चुनाव। सिलेक्शन या चुनाव में तो हम पशुओं को चुनते हैं अच्छे गुणों वालों को, इसमें क्या करते हैं, उसके विपरीत टर्म है ये, बस और कुछ नहीं है। जो निकालते हैं ना उस टर्म को ही हम क्या बोलते हैं, निक्रस्टन। चुनाव के विपरीत चुनाव के विपरीत या पशुओं को निकालना में कुछ नहीं है, ये बस उसकी उल्टी टर्म है ना सिलेक्शन। चुनाव के विपरीत या पशुओं को निकालना क्या कहलाता है, निक्रस्टन। किस डेज, सही आंसर है आप सब लोगों का, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम सूखा काल या ड्राई पीरियड। सूखा काल या ड्राई पीरियड जैसे आप सब लोग जानते भी होंगे, नॉर्मली क्या होता है कि पशु दूध मतलब जब ब्याने वाला होता है उससे उसको 2 महीने पहले उसका दूध निकालना बंद कर दिया जाता है ना, 2 महीने पहले उसको सुखा दिया जाता है। उसी को हम बोलते हैं, जनरल भाषा में कहते हैं ना, पशु को सुखा देना, वही होता है सूखा काल या ड्राई पीरियड। अब क्या होता है कि जो हमारी देशी गाय वगैरह होती है वो, उनमें तो इतना इसका ये नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल क्या होता है कि वो दूध देना आधे एनिमल अपने आप ही बंद कर देते हैं, तो उनमें तो इसका कुछ महत्व नहीं है। लेकिन जैसे विदेशी काऊ है, अच्छा प्रोडक्शन देने वाली, वो सब क्या होती है कि रेगुलर दूध देती रहती है, ज़्यादा टाइम के लिए दूध देते हैं, तो उनमें इसकी ज़रूरत होती है। हमें 60 दिन पहले, मतलब सूखा पीरियड कितना होता है, 60 दिन या 2 मंथ, तो 2 मंथ पहले उसको दूध देना, सूखा देना चाहिए। अब क्या होता है कि सुखाने के लिए भी देखो एकदम से नहीं सुखा सकते हैं ना आप, डायरेक्ट उसका मतलब एक टाइम निकाला दूसरे टाइम दूध निकालना बंद, तो उससे क्या पशुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, पशु बीमार भी पड़ सकता है। और इस वजह से हमें क्या करना होता है कि फर्स्ट बार तो आप नॉर्मली दूध निकालना कम करते हैं, आधा निकाला आधा छोड़ दिया, फिर धीरे धीरे एक टाइम निकाला दूसरे टाइम छोड़ दिया, ऐसे करके सुखा दिया जाता है ना। इसकी डेफिनेशन नोट करें। पशु के ब्याने से पूर्व ब्याने से लगभग 60 दिन या 2 मंथ, है ना। दो महीने पहले निकालना निकालना बंद कर दिया जाता है ना, कर दिया जाता है। पशु के ब्याने से लगभग 60 दिन या 2 महीने पहले दूध निकालना बंद कर दिया जाता है। इस काल को, जो पीरियड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सूखा काल। इस काल को सूखा काल कहते हैं। आगे समझ में, सूखा काल या ड्राई पीरियड क्या होता है, 60 दिन का, ये टाइम ध्यान रखना है ना, 60 दिन, 2 महीने पहले उनको सूखा दिया जाता है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन स्टेमिंग अप की। स्टेमिंग अप क्या होता है, स्टेमिंग अप क्या होता है, जो गर्भित पशु होता है ना, तो हम उसके ब्याने से लगभग 6 सप्ताह पूर्व अतिरिक्त आहार दिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उस क्रिया को हम स्टेमिंग अप बोलेंगे, है ना। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। गर्भित पशु को
गर्भित पशु को ब्याने से पूर्व अनुमानित तिथि के लगभग 6 सप्ताह पूर्व जो अतिरिक्त आहार दिया जाता है, 6 सप्ताह पूर्व अतिरिक्त आहार दिया जाता है, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्टेमिंग अप। स्टेमिंग अप कहते हैं। गर्भित पशु को अनुमानित तिथि के लगभग 6 सप्ताह पूर्व अतिरिक्त आहार दिया जाता है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? स्टेमिंग अप। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाउन कवर की। डाउन कवर क्या होता है फ्रेंड्स? ये वो टाइम होता है जो जैसे पशु के ब्याने से 15 दिन पहले का जो समय होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डाउन कवर। पशु के ब्याने से की अनुमानित तिथि से पंद्रह दिन पूर्व का समय, 15 दिन पूर्व का है ना, क्या कहलाता है? डाउन कवर। पशु के ब्याने की अनुमानित तिथि से 15 दिन पूर्व का समय क्या कहलाता है? डाउन कवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीजर बुल की। टीजर बुल क्या होता है? नसबंधियाकृत नर सांड होता है, इसी को हम बोलते हैं टीजर बुल। नसबंधियाकृत यानी कि जो शुक्र वाहिनी होती है उसको बीच में से काट दिया जाता है जिससे कि शुक्राणु रहित वीर्य प्राप्त होता है ना। तो ये इसका लिख लो, नसबंधियाकृत नसबंधियाकृत नर सांड। नसबंधियाकृत जो नर सांड होता है उसको हम टीजर बुल बोलते हैं। अब ये टीजर बुल क्या काम आते हैं? टीजर बुल जो हमारे गाय है ना, गाय यानी जो भी पशु है फीमेल, उसको उसके मध्य काल का पता लगाने के लिए हम टीजर बुल का यूज करते हैं ना। मादा पशु में मध्यकाल का पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है। ये अतिरिक्त आहार कितना देते हैं, ये आहार का चैप्टर अपन पूरा बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना। आप डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, किसको क्या कहते हैं। आहार में तो पूरा अपन को अलग से पढ़ना पड़ेगा ना, इसमें बहुत कुछ है।
अनुमानित तिथि मतलब बेटा ये होता है कि जैसे एक तारीख होती है, मतलब जब गाय पशु ब्याने का जो समय होता है ना, एक डेट होती है जो मतलब डॉक्टर के द्वारा दी जाती है, उस डेट को अनुमानित तिथि बोलते हैं अपन, है ना। अनुमान लगाया जाता है कि इस तारीख को गाय के या भैंस के ब्याने का समय है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये समझ में आ गया सबको, नस बंधिया के नर सांड मादा पशु में मध्यकाल का पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है इसको, है ना। अब देखो फ्रेंड्स, डोली, डोली क्या होती है कि क्लोन से, ये डोली है एक भेड़ का नाम है, ये क्लोन के द्वारा विकसित की गई प्रथम भेड़ है ना। क्लोन के द्वारा विकसित की गई है इसको, क्या इसमें क्लोन के द्वारा विकसित की गई, क्लोन के द्वारा विकसित की गई प्रथम भेड़, डोली क्या है, क्लोन के द्वारा विकसित की गई प्रथम भेड़। ये किसके द्वारा की गई थी, इयान विल्मोट, एक डॉक्टर, यानी का नाम लिखो डॉक्टर इयान विल्मोट ने बनाया था, है ना, इयान विल्मोट। अब इसको बनाया था 1996 में, कहाँ पे बनाया गया था, स्कॉटलैंड में। क्लोन के द्वारा विकसित की गई प्रथम भेड़ डॉक्टर इयान विल्मोट द्वारा कब बनाया गया, 1996 में स्कॉटलैंड में इसको बनाया गया। अब क्लोन क्या होता है, क्लोन मतलब जैसे देखो हम लोग हैं, हमारे मम्मी पापा पे जाते हैं, कोई शक्ल से के गुणों में कैसे भी, है ना, तो जैसे मम्मी पे भी जा रहे हैं, पापा पे भी जा रहे हैं, तो ये चीज़ क्लोन नहीं होती। क्लोन क्या होता है, बिल्कुल जेरोक्स कॉपी, यानी सेम उसी की कॉपी होना, है ना। इसमें क्या किया गया था कि दो भेड़ों में एक भेड़ मतलब जिसका मुंह काला था उसको लिया गया था, दूसरी भेड़ पूरी वाइट थी। एक भेड़ का सेल में से न्यूक्लियस लिया गया था और दूसरी भेड़ का अंडाणु लिया गया था। उन दोनों को लैब में क्रिया करके तैयार किया गया था, उसके बाद मादा के गर्भाशय में ट्रांसफर किया गया था और फिर नॉर्मल प्रोसेस से ये डोली उत्पन्न हुई थी। यानी कि जो स्टार्टिंग की प्रोसेस है वो इसमें लैब में की गई थी, सेक्सुअली नहीं प्रोड्यूस हुई थी, ये असेक्सुअली हुई थी, है ना। लैब में तैयार किया गया था इसको शुरू में। के बाद हम देखते हैं फ्लशिंग। फ्लशिंग में क्या होता है कि जो गर्भित पशु होता है उसको हम अतिरिक्त सांद्रित पदार्थ देते हैं। अब सांद्रित पदार्थ मतलब जैसे दाना हो गया, खल हो गई, ऐसी चीजें खिलाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लशिंग। गर्भित पशु को गर्भित पशु को अतिरिक्त सांद्रित पदार्थ या सांद्रित आहार गर्भित पशु को अतिरिक्त सांद्रित आहार देना, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लशिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंग रोधन। सिंग रोधन जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा है, बच्चे का सिंग रोधन किया जा रहा है ना। इसके कई तरीके होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी डेफिनेशन देखते हैं। सिंग रोधन क्या होता है, जो नवजात पशु होते हैं उनके अंदर जो उगती हुई सिंग कलिका होती है उसको दबा देना, या फिर बड़े पशु में होता है, ये भी होता है जिसमें डीहॉर्निंग, यानी कि उनको सिंगों को काट देना, है ना। उगती हुई कलिका को दबा देना और सिंगों को काट देना क्या कहलाता है, सिंग रोधन, है ना। डी हॉर्निंग भी लिखा हुआ आ सकता है आपके, डी हॉर्निंग। लिखे आप, नवजात पशुओं में उगती हुई सिंग कलिका उगती हुई सिंग कलिका को दबा देना
यहाँ बड़े पशु होते हैं उसमें सींग को काटा जाता है, यहाँ सींग काटना या हटा देना है ना। सींग काटना क्या कहलाता है? होर्निंग। एक ये चीज होती है नवजात पशुओं में उगती हुई सिंग कलिका, इसको क्या बोलते हैं? एक और टर्म है इसके लिए, डिसबडिंग भी बोलते हैं। बडिंग। नवजात पशुओं में उगती हुई सींग कलिका को दबा देना या काटना ही क्या कहलाता है? कि होर्निंग कहलाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डोकिंग की। डोकिंग क्या होता है? जनरली भेड़ में होता है। भेड़ की पूंछ को काट देना क्या कहलाता है? डोकिंग कहलाता है। यह 1 से 2 सप्ताह की उम्र पे करते हैं ना डोकिंग। वैसे दूसरे पशुओं में हो सकता है लेकिन ये कॉमन है भेड़ के लिए, है ना। भेड़ या अन्य पशुओं में, जैसे आपको ये चित्र में दिखाया गया है ना, इसकी डोकिंग कर रहे हैं। भेड़ या अन्य पशुओं में पूंछ को काटना इसकी जनरली उम्र होती है 1 से 2 सप्ताह, है ना, लगभग 1 से 2 सप्ताह। भेड़ या अन्य पशुओं में पूंछ का काटना क्या कहलाता है? डोकिंग। डोकिंग याद रखना आपको, है ना, नॉर्मली भेड़ के लिए ही है ये टर्म। अब देखो डीवर्मिंग। डीवर्मिंग या जो भी मतलब हम पशुओं के पेट में वर्म्स होते हैं उनको बाहर निकालना या नष्ट करना ही क्या कहलाता है? डीवर्मिंग कहलाता है ना। की डेफिनेशन लिखे, पशुओं के पेट से आंत्रकृमियों को बाहर निकालना। पशुओं के पेट से आंत्रकृमियों को बाहर निकालना, इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? डीवर्मिंग। ये जनरली भेड़ में करते हैं ज़्यादा, है ना। भेड़ में आपको पता है भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम ही बोलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा समस्या होती है वर्म्स की, है ना। तो उसमें जनरली भेड़ के लिए यूज़ होता है। इसमें नेक्स्ट टर्म हम इसमें यूज़ क्या करते हैं हम? नीला थोता या कॉपर सल्फेट। जनरली नीला थोता या कॉपर सल्फेट का यूज़ किया जाता है। नीला थोता या कॉपर सल्फेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं डोजिंग। डोजिंग क्या होता है? इसी से रिलेटेड है ये। पेड़ के अंदर जो पेट के अंदर आंत्रकृमि है उनको बाहर निकालना क्या कहलाता है? डोजिंग। और नेक्स्ट टर्म इसी की होगी एक डस्टिंग। में क्या होता है कि भेड़ के जो शरीर के ऊपर कृमि होते हैं आंत्रकृमि, उनको हटाना ये डस्टिंग कहलाता है। यानी शरीर के अंदर हुआ तो डोजिंग और शरीर के बाहर वाले हुए तो डस्टिंग। पेड़ के शरीर में अंदर उपस्थित आंत्रकृमियों को पेड़ के शरीर में अंदर उपस्थित आंत्रकृमियों को निकालना या नष्ट करना।
पेड़ के शरीर में अंदर उपस्थित आंतरकृमियों को निकालना ही क्या कहलाता है? डोजिंग कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डस्टिंग की, जो मैंने आपको बताया था। पेड़ के शरीर के ऊपर उपस्थित पेड़ के शरीर के ऊपर उपस्थित परजीवियों को नष्ट करना क्या कहलाता है? डस्टिंग कहलाता है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं चोंच काटना या डिबिकिंग। जैसे अपने नाम से ही पता चल रहा है कि चोंच काटना। अब ये नॉर्मली किस में है? मुर्गियों में किया जाता है। ये आप जैसे देख सकते हैं, ये डिबिकर यंत्र है और ये चूजा है, इसकी डिबिकिंग की जा रही है। अब डिबिकिंग है चोंच काटना, ये तो हमें पता है, लेकिन डिबिकिंग का उद्देश्य क्या होता है? आपको बताओ तो एक मतलब जो अपने पोल्ट्री होती है उसमें एक समस्या पाई जाती है, जो चूजे होते हैं वो एक दूसरे को मार मार के घायल कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्वजाति भक्षण या कैनिबोलिज्म, है ना। उस समस्या को कम करने के लिए, ताकि चूजे एक दूसरे को मार मार के ज़्यादा घायल ना कर सके, इसके लिए हम डिबिकिंग करते हैं ना। लिखिए, डिबिकर यंत्र द्वारा डिबिकर यंत्र द्वारा मुर्गियों या पक्षियों, मुर्गियों या पक्षियों की चोंच काटना को हम डिबिकिंग कहते हैं ना। अब ये कैसे काटी जाती है? देखो, जो ऊपर वाली चोंच होती है, ऊपरी चोंच को वन फोर्थ यानी 1/4 पार्ट है ना, 1/4 व नीचे वाली चोंच को वन एट्थ है ना भाग काटते हैं। समझ में आ गया? ये क्या होता है? डिबिकर यंत्र द्वारा मुर्गियों या पक्षियों की चोंच काटना। ये इसके नाम से ही हमें दिख रहा है, चोंच काटना, है ना। इसमें यह ध्यान रखना है कि ऊपरी चोंच को 1/4 काटा जाता है, जबकि नीचे वाली चोंच को 1/8 काटा जाता है। अब इसमें अगर नॉर्मली जैसे उम्र की बात करें हम, तो जनरल इसमें उम्र होती है लगभग 1 महीने पे, है ना। उम्र लिख ले इसमें, लगभग 1 महीने पर। लगभग 1 महीने पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डम्ड पेल। डम्ड पेल आपको नाम से थोड़ा ऐसे लग रहा हो, अजीब सा नाम दिख रहा है, लेकिन ये है कुछ नहीं, एक जो छोटे मुंह की बाल्टी होती है जिसको हम दूध निकालने के लिए यूज लेते हैं, वही क्या कहलाती है? डम्ड पेल, है ना। नाम बहुत अजीब लग रहा है, तो अजीब नहीं है, ये सिर्फ एक बाल्टी के लिए बोलते हैं ना, दूध निकालने के लिए काम में ली जाने वाली छोटे मुंह की बाल्टी मुंह की बाल्टी क्या कहलाती है? डम्ड पेल कहलाती।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था इस टर्म के बारे में, कैनिबोलिज्म। इसमें क्या होता है, पक्षी एक दूसरे को चोंच मार मार कर घायल कर देते हैं। ये देखिए, जैसे क्या आपको चूजे दिख रहे हैं मुर्गी के, उसमें ये घायल किया हुआ है एक दूसरे को, है ना, ये एक दूसरे को चोंच मारते हैं, ये इनमें वो प्रक्रिया होती है। इसमें ये देखो, ये किसके कारण होता है, ये आपको दिख रहे हैं, इनके आंखें दिख रही है कैसे ये स्ट्रेस में आ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं ना। जब इस तरीके से अगर गुस्सा करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालत करेंगे ये साथ वाले चूजों की, है ना। तो इसी के इसको हम कहते हैं स्वजाति भक्षण। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, देखो कुछ तो इन्वायरमेंटल कारण होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, मुर्गी स्ट्रेस में आती है, इस वजह से वो एक दूसरे को मारने लगते हैं। कुछ होता है कि इनमें जैसे सोडियम, विटामिन, मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो कभी कभी इससे भी ये कैनाबोलिज्म की समस्या देखने को मिलती है। या फिर जैसे हम बात करें, इन मुर्गियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब ट्रांसफ़र किया जाता है, तब भी ये मुर्गियाँ स्ट्रेस में आती है, उस टाइम भी ये एक दूसरे को मार के हानि पहुंचाती है, इसलिए कैनाबोलिज्म की समस्या होती है ना। और नेक्स्ट हम बात करें, ये मतलब मेन कारण यही है, आपको जैसे दिख रहा होगा कि मेन जो भी मैंने बताया उनमें सब में स्ट्रेस की समस्या है। मेन ये चूजे स्ट्रेस में आते हैं और ये कैनाबोलिज्म यानी स्वजाति, अपनी ही जाति के पक्षियों को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, तो मतलब स्ट्रेस इनका, तो इसका उपाय क्या हो सकता है कि स्ट्रेस को कम किया जाए, मुर्गियों या चूजों के स्ट्रेस को कम किया जाए। अब कम कैसे कर सकते हैं, देखो इसका सबसे अच्छा उपाय तो है कि जैसे मुर्गियों को कम स्पेस अवेलेबल हो रहा है तब भी ये स्ट्रेस में आ जाते हैं ना, पास पास ऐसे रखा जाता है, मतलब कम कैपेसिटी होती है रखने की, वहाँ पे हम ज़्यादा को रख देते हैं तब भी स्ट्रेस में आ जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर मुर्गियाँ ज़्यादा स्ट्रेस में आ रही है तो इनको थोड़ा तारबंदी वगैरह ऐसे करके और थोड़ा खुले स्थान पर छोड़ना चाहिए। वो खुले स्थान में रहेगी तो इनका स्ट्रेस अपने आप नॉर्मल कम हो जाएगा। और एक तरीका और हम इसका देख सकते हैं, ये क्या होती है, ये जब स्ट्रेस में आती है उस टाइम क्या थोड़े लाल रंग के प्रति आकर्षित होती है। तो हम जैसे टमाटर मार्केट से बिल्कुल लाल टमाटर लाके और उनको अच्छे से काट के 2, 4, 5 जगह पे पात्रों में रख देते हैं। ये क्या होती है, उस लाल कलर को देख के उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये जब उनको चोंच मारने में लगे रहेंगे तो इनके साथियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इसके यही है मेन उपाय, एक तो इनको स्ट्रेस फ्री करने के लिए खुला छोड़े, और एक वो टमाटर वाली वो थोड़ा कम कारगर है, जैसे जो टमाटर वाला हम बता रहे हैं वो 30% ही कारगर है, लेकिन इनको खुले में छोड़ना सबसे ज़्यादा सही है ना। इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं हम, पक्षियों या मुर्गियों का एक दूसरे को मारकर घायल कर देना, अपनी ही जाति के पक्षियों को ये मार मार के घायल कर देते हैं, इसी को हम बोलते हैं। आपके ये स्वजाति भक्षण भी लिखा हुआ मिल सकता है, और इसको भी कैनिबोलिज्म लिख के और दे सकते हैं ऑप्शन में ना। तो आपको दोनों टर्म को याद रखना है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको जो आज पढ़ाया वो सब समझ में आया होगा, और इसके साथ हम आगे की क्लास कंटिन्यू कल करते हैं। अभी धन्यवाद। ओके।